सभी का स्वागत है और राधे राधे आप सभी को। आज की क्लास है हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा को ध्यान में रख करके भूगोल की क्लास है। जो भारतीय भूगोल के टॉपिक है उसके हिसाब से इस क्लास में हम पढ़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने चाहिए, लेकिन आप जानते हैं विस्तार बहुत सारा है इस टॉपिक का, इस क्लास का, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे मेरे साथ और रिवीजन करते रहेंगे इसी प्रकार के प्रश्नों का, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत दूर है आपका। पूरा एक महीना है, एक महीने से पहले और आपको कई बार इस तरीके की क्लासें मिल जाएंगी और रिवीजन हो जाएगा आपका कंटस्ट। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में अगर बात करें तो हम 50 नंबर की जीके का पार्ट है, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? जीके का। तो आपको इसी पे फोकस रखना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, यूपी पेट में अच्छे परसेंटाइल बनाने के लिए। ठीक है, पूरी प्लानिंग पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आप इस पेपर की तैयारी करिए। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सिलेबस आप अपने जहाँ भी पढ़ते हैं, आपका जो स्टडी रूम है वहाँ चिपका लो भैया हिसाब से, है ना, और चिपका करके उसी के हिसाब से आप पढ़िए। उसी के हिसाब से हम आपको क्लास भी पढ़ा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के जो प्रश्न है उसमें जो सिलेबस में डाले गए वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। और 29 अक्टूबर की आपकी परीक्षा है, उससे पहले मैं कई बार इन क्लासों का रिवीजन करा दूंगा और लगातार करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ। पैट के अलावा कोई भी विद्यार्थी इस क्लास को पढ़ सकता है, देख सकता है और नोट्स बना सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें कि पैट के लिए काम आएगी। भूगोल के पॉइंट हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में अगर जो पार्ट रहता है सबसे ज्यादा, अगर देखें वनडे एग्जाम्स में हम जितना भी जीएस का पोर्शन आता है उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन रहता है भारतीय भूगोल का। तो भूगोल बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहें। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो देखो पहला पॉइंट लिखा है मैंने इसमें, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। जो कि आप पैट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें पर्वत पहाड़ी इनकी बात करी गई है, तो पर्वत शिखरों को मैंने इस क्लास में लिया गया है। ऐसी बात नहीं है यहीं आया, ये 1000 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है सिक्किम के भीतर और कंचनजंगा पर्वत शिखर भी है सिक्किम में। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है, या सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और कंचनजंगा से एक नदी निकलती है, एक झील है कंचनजंगा में जिसका नाम है चोलामू झील। लिख लेना कौन सी झील है सिक्किम में, माफ कीजिए सिक्किम में स्थित है चोलामू। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है तीस्ता। और तीस्ता कौन सी नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये भी नोट कर लेना। क्योंकि आपके सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो नदियों को भी दे रखा है, नदी का रिवर सिस्टम भी दे रखा है, वो भी आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा वाइट आ रहा होगा लेकिन आप जूम करके क्लास को आराम से देखिएगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से। और चोलामू झील कहाँ है भैया? सिक्किम में। अगला पॉइंट है नंदा देवी शिखर है, कामेट पर्वत शिखर है, एक त्रिशूल। ये तीनों के तीनों पर्वत चोटियां हैं कौन से राज्य में? उत्तराखंड में स्थित है। लिख लेना, ये तीनों के तीनों कहाँ पे स्थित है? देखो नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है कौन से राज्य की? उत्तराखंड की। उसके अलावा कौन सा है इसमें? कामेट पर्वत शिखर भी है और एक त्रिशूल के नाम से भी है। ये सभी के सभी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नोट कर लीजिएगा। भारत का मानक समय इसमें ले लिया हमने 82 सही 30 है, आप जानते हैं इसका 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर इसे पढ़ते हैं हम। देशांतर है कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ से लिया गया? नैनी से। इलाहाबाद में नैनी से इसे अपनाया गया है पूर्वी देशांतर को, है ना। नोट कर लीजिएगा आराम से। और 5.5 घंटे भारत का समय आगे कहाँ से? लंदन के टाइम से, है ना। मध्याह्न या मानक समय रेखा जो लंदन की है, जीरो रेखा, वहां से 5.5 घंटे भारत का समय आगे। और भारत का जो मानक समय वो ये वाला है 82 सही 30 पूर्वी देशांतर, है ना, या 82 1.2 भी बोल सकते हैं इसे। अगला पॉइंट है धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है धौलाधर पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो भी 5 मार्क्स आने उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कश्मीर में स्थित है, दोनों को लिख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों पर्वत श्रेणियां हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल में है, यहाँ गद्दी जनजाति निवास करती है इसी पर्वत श्रेणी पर। इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत शिमला जो वहाँ की राजधानी है वो स्थित है वहाँ पे धौलाधर पर्वत श्रेणी। और पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं कश्मीर में। हालांकि पीर पंजाली पहाड़ियां हिमाचल तक भी जाती है लेकिन कश्मीर में ज्यादा हिस्सा है इसका। और पीर पंजाल दर्रा भी है। पीर पंजाल क्या है? दर्रा भी है कश्मीर में, और पहाड़ियां तो हैं ही। इसके अलावा एक यूथांग घाटी है जो सिक्किम में ही स्थित है, यूथांग घाटी लिख लेना। घाटियों का भी उल्लेख है आपके सिलेबस में। जुगू घाटी नागालैंड में स्थित है। जुगू घाटी कहाँ पे? नागालैंड में। लिखते चले जो मैं आपको बता रहा हूँ। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर घाटी कहाँ पे? हिमाचल में। सेबों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सेबों का सबसे ज्यादा उत्पादन किन्नौर घाटी में हिमाचल में होता है। और मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। जी घाटियां हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य स्थल होते हैं। ये दो पर्वतों या दो पहाड़ों के बीच में ये घाटी होती है, और घाटी का मतलब समतल इलाका होता है, बिल्कुल, है ना। एक छत के समान समतल इलाका होता है या एक मेज के समान समतल इलाका होता है। इसी तरीके की आकृति पठारों की भी होती है, उन्हें घाटियां कहते हैं, है ना। तो किन्नौर घाटी बहुत फेमस है हिमाचल में। सेबों का उत्पादन सबसे ज्यादा किन्नौर घाटी में होता है। यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है।
नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों को पढ़िए। दोनों नदियों के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है? बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो कि कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। पहाड़ियां भी दे रखी हैं, पर्वत श्रेणियां भी आपके सिलेबस में दे रखी हैं। उसी हिसाब से लगभग मैंने प्रश्नों को लिया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के हिसाब से क्लासों को मैं लेकर के आ रहा हूं। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां बहती हैं दोनों मध्य भारत में बहती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, मध्य भारत में बहते हुए पश्चिम में बहती हैं जी, और पश्चिम में जाकर के खम्मात की खाड़ी में गिर जाती हैं दोनों। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पठार से या अमरकंटक की पहाड़ियों से, और जो ताप्ती नदी है वो बैतूल जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? बैतूल जिले में मुल्ताई नामक पहाड़ियों से निकलती है, जो कि एमपी का एक हिस्सा है। दोनों ही पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। एमपी में जो नर्मदा निकलती है, नर्मदा पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद ताप्ती है। ये दोनों उत्तर में और दक्षिण में कौन सी पहाड़ी की बहती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला पॉइंट है हिमालय पर्वत श्रेणी है हमारी, बिल्कुल ऐसा भी हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के अलावा ये नेपाल में भी विस्तार है इसका, भूटान में भी इसका विस्तार है, ठीक है, और तिब्बत में भी इसका विस्तार है। भारत के अलावा हिमालय पर्वत श्रेणी को यदि बात करें, भारत में तो विस्तार है ही, लेकिन भारत के अलावा जो उत्तर में, नॉर्थ में जो देश है हमारे उत्तर में स्थित हैं, भारत के समानांतर जो कंट्री हैं उनमें भी इसका विस्तार है। जैसे नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसे भी नोट कर लेना, जो कि POK वाले हिस्से में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले में है ना। तो देखिए हिमालय को 4 हिस्सों में, 4 भागों में सरलता से पढ़ने के लिए 4 हिस्सों में बांटा गया है हिमालय को। पहला भाग है इसका ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है इसका बृहद हिमालय, तीसरा हिस्सा है इसका लघु हिमालय, और चौथा हिस्सा है इसका शिवालिक हिमालय। ये 4 हिस्सों में हिमालय को बहुत सरलता से अध्ययन करने के लिए विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का ज्यादातर विस्तार तिब्बत वाले हिस्से में, ट्रांस हिमालय का विस्तार कहां पे? तिब्बत वाले में। इसी ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है। नोट कर लेना, जो एक एक पॉइंट में बोल रहा हूं आपके लिए, कमेंटेटरी कर रहा हूं, एक एक पॉइंट भी नोट करना, क्योंकि बोर्ड पे सीमित संसाधनों में सीमित जगह पर उतना ही मैटर आएगा। भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वो डिजिटल आप लोगों के सहयोग से कभी ठाकुर जी राधा रानी करेंगे तो वो भी लेकर के आएंगे, चिंता नहीं करनी। लेकिन पहले परिश्रम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाना है हम लोगों को, आप लोगों के साथ आप भी मेहनत करते रहिए। तो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत में सबसे ज्यादा है। तिब्बत किसके अंतर्गत आता है? चाइना के अंतर्गत आता है, और वहां पे है कैलाश पर्वत श्रेणी। यह भगवान शिव का स्थान था, और शिव शक्ति पॉइंट भी किसको नाम दे दिया गया सरकार इसरो के द्वारा? चंद्रयान यहाँ पे लैंड किया है दक्षिणी हिस्से पर, चंद्रमा के पर, ठीक है, वो भी पॉइंट याद रखना। दूसरे हिस्से का नाम बृहद हिमालय है, जो भारत में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, भारत के अलावा नेपाल में इसका विस्तार है। लघु हिमालय का विस्तार भारत में ही है सबसे ज्यादा, और शिवालिक हिमालय का भी विस्तार भारत में है। ये 4 रेंजों में बांटा गया है, 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है इसको, ठीक है। आपसे पूछा जाए शिवालिक पर्वत श्रेणी, तो शिवालिक का आप उत्तर दे सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है हिमालय की, और दक्षिण का मतलब है उत्तराखंड के निचले वाले हिस्से में, उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का यदि बात करते हैं तो। आगे इसके अलावा लघु हिमालय की बात करें, तो लघु हिमालय का जो हिस्सा है, लघु हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जो सभी पर्यटक स्थल, जैसे नैनीताल लघु हिमालय में आता है, जैसे शिमला की बात करें लघु हिमालय में, जैसे दार्जिलिंग की पहाड़ियां लघु हिमालय में। तो पर्यटक जो स्थल हैं वो लघु हिमालय के अंतर्गत हैं। भारत के बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो हिमालय में हैं, लोग घूमने जाते हैं। बृहद हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, सबसे ज्यादा जो ऊंची चोटियां हैं वो बृहद हिमालय का हिस्सा है। जैसे माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में है, K2 बृहद हिमालय का हिस्सा है, कंचनजंगा बृहद हिमालय का हिस्सा है, नामचा बारुआ बृहद हिमालय का हिस्सा है। नामचा बारुआ सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम की, और K2 सबसे ऊंची चोटी है भारत की, है ना। ऐसे पॉइंटों को नोट कर लीजिए आप। अगली बात कर रहे हैं, देखो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पे स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी कौन से देश में स्थित है? नेपाल में भाई साहब, नेपाल की राजधानी काठमांडू। उसके बाद दूसरे स्थान पर K2 है, K2 सबसे ऊंची चोटी भारत की है, कश्मीर में स्थित है, लिख लेना कहां पे स्थित है? कश्मीर में। कंचनजंगा तीसरे नंबर पे आती है, ये क्रम लिखा है मैंने, और ये कहां पे है? सिक्किम में स्थित है, ऊंचाई का क्रम है, ठीक है, तीनों चोटियों का। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दोनों घाटों का नाम तो सुना ही होगा आपने, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। देखो इनका मिलन बिंदु है, ये आपस में मिलते हैं, मिलन बिंदु है इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं दोनों घाट। दोनों घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? दक्षिण भारत में। नीलगिरी की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फैली हुई हैं, उसके अलावा थोड़ा सा विस्तार कर्नाटक में। तो इन पहाड़ियों पे इन दोनों घाटों का मिलन होता है।
पश्चिमी घाट की बात करें तो भारत के पश्चिम में, जो भारत के यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं, वहां से शुरू होकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक आता है ये पश्चिम में। कहने का मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में होकर के ये श्रृंखला केरल तक पहुंचती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट की यदि बात करें तो पूर्वी घाट शुरू होता है आपका उड़ीसा से, उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से उड़ीसा से शुरू होता है। तो उड़ीसा से शुरू होकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती ही हुई ये पर्वत श्रृंखला या ये घाट नीलगिरी की पहाड़ियों तक आता है। तो दोनों घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पे। और नीलगिरी कहाँ पे? दक्षिण भारत में। नोट करिएगा पॉइंट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर ऊंची है, केरल में स्थित है। 2695 मीटर केरल में, और केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कौन से जिले में? इडुक्की जिले में। और इडुक्की नाम से एक परियोजना भी है, बांध परियोजना भी है, जो बहुत फेमस है वहां पे केरल में, है ना। नोट कर लेना। विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, इसका तो नाम सुना ही होगा, जैसे देवेंद्र क्लासेस का नाम सुना है या चैनल का नाम सुना है आपने। तो विश्व की सबसे ऊंची, या माफ कीजिए, विश्व की सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, वो कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। नोट कर लेना। इसका विस्तार 800 किलोमीटर में है। 3 राज्यों में फैली हुई है ये। इसका विस्तार गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, देन दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से में भी है अरावली का हिस्सा। तो दिल्ली में जाकर के एक इलाका है, एक हिस्सा है, राष्ट्रपति भवन भी इन्हीं पे बना हुआ है, जिनका नाम रायसीना हिल्स है दिल्ली में, और एक हिस्सा है मजनू का टीला दिल्ली में। वहां पर इसके अवशेष मिलेंगे। इस वजह से इस पहाड़ी को, इस पर्वत श्रृंखला को अवशिष्ट का उदाहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरावली श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अवशिष्ट का मतलब जो अवशेष अब रह गया है, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा अवशेष रह गया है इसका, ठीक है। जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी नोट करो आप, क्योंकि देखो समय नहीं है ऐसे बताने को, बहुत बता दूंगा मैं आपको, बोर्ड पे उतना ही मैटर आया है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। और कहां पे स्थित है? राजस्थान राज्य में। नोट कीजिएगा, क्योंकि पैट के सिलेबस में पर्वतों को, चोटियों को, पहाड़ियों को ये दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। कोई दिक्कत, शक, समस्या हो तो बताइएगा। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। आपसे पूछा जाए कि भाई दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताओ, तो कौन सी नदी है भैया? गोदावरी। रट लेना, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पहले नंबर पर। और दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी आ जाएगी? कृष्णा नदी आ जाएगी। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। और पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। लिखते चलना मेरे साथ। और तीसरी सबसे लंबी नदी है कावेरी। तो ये नदियों का लंबाई का क्रम है, ये तीनों भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, साहब गोदावरी कहां से निकलती है? तो गोदावरी निकलती है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से। लिख लेना, कहां से निकलती है गोदावरी? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से। और जिले का नाम है नासिक, और राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक से त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तकरीबन 1465 किलोमीटर में बहती है। ये नोट कर लेना, कितने में बहती है? 1465। 4 से 5 राज्यों में बहती है दक्कन के पठार से। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर में बहती है, और ये निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ये कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, महाराष्ट्र से। राज्य कौन सा आएगा इसमें भी? महाराष्ट्र आएगा। कौन सी नदी में महाराष्ट्र आएगा? कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र से होती है। कावेरी नदी लगभग 800 किलोमीटर में बहती है, अगर दक्षिण भारत में कावेरी की हम बात करते हैं। और कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? ब्रह्मागिरी। और ये बोले तो कौन से राज्य में? केरल में, ठीक है। और इसका जल विवाद भी है 2 राज्यों में बहुत फेमस, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी को लेकर के बहुत साल पुराना विवाद है, ये भी नोट कर लेना, पूछा जाता है। तो तीनों नदी लिख लेना दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा, तीसरी सबसे लंबी नदी कावेरी। कावेरी की उत्पत्ति होती है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से, केरल से। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। और गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। और पहाड़ियों का नाम है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां, ठीक है। नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दिया मैंने, कौन सी? अनाईमुडी। 2695 मीटर हाइट है इसकी, इडुक्की जिले में। आगे बात करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, बहुत परीक्षा में पूछी जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां बहुत फेमस है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी भाई साहब? अन्नामलाई। और दूसरी पहाड़ियां हैं नल्लामलाई की पहाड़ियां, जे स्थित है आंध्र प्रदेश में। और जवादी की पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु में। और महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा की।
ये महेंद्रगिरी पहाड़ी नहीं है, ऊंची चोटी है, कौन सी राज्य की? उड़ीसा की, लिख लेना। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की, जवादी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, और अन्नामलाई की पहाड़ियां, माफ कीजिए, नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं सह्याद्री की पहाड़ियां। सह्याद्री की पहाड़ियां कैसे लिखा है क्वेश्चन? सह्याद्री की पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट को कहते हैं। हाँ, देखो प्रश्न ऐसे आएगा कि पश्चिमी घाट को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब सह्याद्री कहां पे बोलते हैं ये भी लिख लेना। कर्नाटक में बोलते हैं और महाराष्ट्र में बोलते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से और कर्नाटक में पश्चिमी घाट से क्या बोलते हैं वहां के लोग? सह्याद्री पर्वत। कौन सा पर्वत बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत के नाम से ये जानी जाती है, नोट कर लेना। और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध 16 के वन भी पाए जाते हैं सह्याद्री में। कौन से वन पाए जाते हैं? 16 के वन, नोट कर लेना सह्याद्री पर्वत में। आगे बात करते हैं बालघाट, हरिश्चंद्र, अजंता की पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियां। दोबारा सुनो, बालघाट की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, अजंता की पहाड़ियां हैं और सतमाला की पहाड़ियां, सभी की सभी कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। सभी की सभी कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। जो गागर में सागर क्लास होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं, ठीक है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, आपसे आग्रह है बिल्कुल, और निवेदन भी है। और पुराने हों तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो सतमाला महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वन या पेड़ पौधे जंगल कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। सबसे ज्यादा जंगल भारत में एमपी में। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में। परसेंटेज के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल 7 सिस्टर में आता है भैया जी राज्य। और दूसरा कौन सा है? एमपी, जो कि मध्य भारत में है, ठीक है। सबसे ज्यादा जंगल मध्य भारत में। गंगा का नाम तो सुना ही होगा, सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर में बहती है गंगा। कितनी बहती है? 2525 किलोमीटर में बहती है गंगा जी। गंगा जी यहां से निकलती है, वहां क्या बोलते हैं गंगा जी को? भागीरथी। गंगा जी जहां से निकलती है वहां पे गंगा जी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से, नोट कर लेना। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में जैसे ही गंगा जी जाती हैं तो बांग्लादेश के लोग क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं गंगा जी को, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा पर स्थित है, गंगा जी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध है, कौन सी नदी पर? गंगा पर स्थित है, यह गंगा जी पर स्थित है। और गंगा जी निकलती कहां से? गौमुख से निकलती है गंगा जी। गंगा जी की उत्पत्ति कहां से होती है? गौमुख से। और गौमुख कहां है? उत्तराखंड में। जी गाय के आकार का मुख बना है, इस वजह से क्या नाम पड़ गया है? गौमुख, ठीक है। नोट कर लेना इस पॉइंट को। कोई दिक्कत हो तो, शक समस्या हो तो पूछ सकते हैं। एक जिला आपने सुना होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। बहुत प्रसिद्ध संगम है, बहुत पवित्र संगम है। हमारे पुराणों में भी, हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अलग अलग आपको कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। किसके बारे में? देवप्रयाग के बारे में। तो देवप्रयाग बहुत ही पवित्र स्थल और संगम माना जाता है, जहां दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं। एक नदी अलकनंदा है और दूसरी नदी भागीरथी है। भागीरथी बड़ी नदी और प्रमुख नदी है। इस संगम के बाद जब भागीरथी आगे बहती है तो फिर उसका नाम पड़ता है गंगा। और जैसे ही बांग्लादेश में ये नदी जाती है तो बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं पद्मा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और गौमुख से गंगा जी की उत्पत्ति होती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर में बहती है। और सबसे ज्यादा सहायक नदी भी गंगा जी की है। और सबसे बड़े क्षेत्र को भी गंगा जी क्या करती है? सिंचाई करती है भारत में, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े इलाके में गंगा जी का ही पानी जाता है, कई लाख हेक्टेयर के इलाके में, ठीक है, क्षेत्र में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। एक जिला आपने सुना होगा पुरी, और पुरी के अलावा 2 जिले और हैं, 3 जिलों में इसका विस्तार है चिल्का झील का। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या इसको पढ़ लेते हैं तटीय झील भी। सबसे बड़ी तटीय झील और खारे पानी की झील लिख लीजिएगा, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। भारत की नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी है जो खारे पानी की तटीय झील। तटीय का मतलब बिल्कुल समुद्र से इसका हिस्सा लगा हुआ है। उड़ीसा जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, बिल्कुल उससे हिस्सा लगा है, तो तटीय झील इसे पढ़ते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की। लवणता वाली सबसे बड़ी झील है भारत की सामर झील, ये नमक उत्पादन के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नमक उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सी झील से होता है? सामर झील से सबसे ज्यादा भारत में, ठीक है। पुलिकट झील दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। ये प्रश्न पॉइंट बना के लिखना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील पुलिकट झील है। ये 2 राज्यों की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ज्यादातर हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में, मेरे ख्याल से आप चेक कर लीजिएगा, सीमा पर स्थित है। वैसे तो दोनों में इसका विस्तार है, तमिलनाडु में भी विस्तार है इस झील का और
तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश में भी विस्तार है। कौन सी झील का है? पुलिगट झील का, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ियां कहां हैं? एमपी में। ठीक है, नर्मदा नदी की उत्पत्ति। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? बैतूल जिले में निकलती है। ये भी कहां पे? एमपी में, बैतूल जिला। मुल्ताई की पहाड़ियां हैं, लिख लेना। कौन सी पहाड़ियां जहां पे? मुल्ताई की पहाड़ियां। चंबल नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? जनपावा की पहाड़ियों से। ये भी कहां पे? एमपी में। ये तीनों नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी हैं, जो कि कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से, तीनों की तीनों। चंबल नदी की भी उत्पत्ति जनपावा की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी भी बैतूल मुल्ताई की पहाड़ियों से। और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक का जो पठार है वो बहुत फेमस है, 3 नदियों के लिए फेमस है। नर्मदा तो वहां से निकलती है, इसके अलावा महानदी और सोन नदी भी निकलती है। ये निकलती है, कोई दूसरी निकलती है? ये निकलती है। हमारे स्टूडियो में हमारे विद्वान गुणी छात्र बैठे रहते हैं, बता भी देते हैं और तुक्का भी लगा देते हैं कि गुरुजी सब सही है, चलन दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। और कौन से राज्य में? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका 85% हिस्सा, अगर मैं आपको बताऊं, 85% हिस्सा इंडिया में है। देन 50% पार्ट इसका पाकिस्तान में है। 15% हिस्सा इसका पाकिस्तान में है और 85% हिस्सा भारत में है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी, जो मरुस्थल में ही बहती है। आपसे पूछा जाए रेगिस्तान में बहने वाली, थार के मरुस्थल में बहने वाली, या भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसमें बहने वाली प्रमुख नदी बताइए, प्रसिद्ध नदी बताइए, तो उत्तर आएगा लूनी नदी, जो कि कहां से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर के पास से निकलती है और राजस्थान में बहते हुए कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। लूनी नदी है ना, बिल्कुल जमीन के नीचे चला जाता है पानी, दिखता नहीं है फिर पानी जाने के बाद, एक दलदली हिस्से में जाने के बाद। लूनी नदी नमक के लिए भी फेमस है, इसके आसपास का इलाका नमक के लिए फेमस है। लवड़ीय नदी भी बोलते हैं लूनी नदी को। लूनी नदी को कौन सी नदी? लवड़ीय नदी है ना, या लवड़ता वाली नदी कहते हैं, सॉल्ट नदी बोलते हैं, नमकीन नदी बोलते हैं। हाँ, खाए भाई नमकीन नहीं, वही नमक जो आतना है वही। हाँ, टाटा को, तोता को, मैना को, चिड़ैया को, काय के नमक आते हैं ना, तो ऐसे ब्रांडन के नमक आए, तोता को, मैना को, टाटा के, ऐसे नमक अलग अलग प्रोडक्ट के कंपनियों के नाम होते हैं, पर चिड़ैया को ना आया। ठीक है, तो चिड़ैया से याद आया, जितने भी हमारे व्यूअर्स जो देखेंगे इस क्लास को, ये बताना कि जो चिड़ैया पाई जाती है गाँव में, जो आजकल पाई ना जाती, वो पहले बहुत पाई जाती, उस चिड़ैया को बचाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। कौन सा दिवस मनाया जाता है? उसे बोलते हैं गौरैया, गौरैया दिवस बोलते हैं। उस चिड़िया का नाम भी, चिड़ैया का नाम भी क्या था? गौरैया था, उसे बताना आप। ठीक है, तो देखो स्वर्ण रेखा नदी है एक, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में बात कर रहा हूं, या पॉइंट में मैं लिख लेना, पूर्वी भारत में नदियों का क्रम। ये तो टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब तुम्हें नॉलेज होगी तो पॉइंट बना के लिख लेना, पूर्वी भारत में नदियों का क्रम। अगर पूरा भारत में ऊपर से नीचे तक हम चल के आएंगे तो कौन कौन सी नदियां मिलेंगी हमें बहती हुई, तो वो वाला क्रम हम बात कर रहे हैं। और एक एक मैं राज्य भी बता दूंगा। स्वर्ण रेखा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि कौन से राज्य में बहती है सबसे ज्यादा? झारखंड, और झारखंड से ये निकलती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद महानदी, महानदी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहती है? उड़ीसा में। स्वर्ण रेखा के बाद आगे नीचे आएंगे तो हम कौन सी नदी मिलेगी हमें? महानदी, जो कि कौन से राज्य में? उड़ीसा में। उसके बाद फिर क्रम से चलेंगे तो गोदावरी, क्योंकि गोदावरी बहने के बाद तो आ रही है किधर? बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रही है, तो बंगाल की खाड़ी में आ रही है तो गोदावरी का पानी बीच में आता है, तो वो भी लिखना है हमें। उसके बाद फिर कृष्णा नदी आ जाती है मध्य में, दक्षिण भारत में। उसके बाद फिर बीच में एक पेन्नार नदी आती है तमिलनाडु में। उसके बाद कौन सी नदी आती है? तमिलनाडु से पहले आती है भाई साहब पेन्नार नदी, कावेरी नदी आती है। और कावेरी नदी के बाद लास्ट में एक नदी आती है जिसका नाम है वैगई, जो लास्ट में तमिलनाडु में बहती है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। तो पूर्वी भारत में बहने वाली नदियों का क्रम है जी, एक के बाद एक, ऊपर से। जैसे उड़ीसा से हम शुरू होंगे, कहां से शुरू होना है हमें? उड़ीसा और बंगाल की सीमा से, झारखंड की भी सीमा लगती है वहां पे, है ना। तो वहां से जब शुरू होंगे तो सबसे पहले नदी कौन सी बह करके गिर रही है बंगाल की खाड़ी में? स्वर्ण रेखा नदी। दूसरी कौन सी नदी है उसके नीचे आएंगे तो? महानदी, जो कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा बहती है। और भारत का अथवा विश्व का सबसे लंबा बांध महानदी पर स्थित है, सबसे लंबा बांध महानदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध है भारत का और विश्व का भी, इतना लंबा बांध कहीं नहीं है दुनिया में। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। और कौन से राज्य में? उड़ीसा में, इसे भी नोट कर लेना। इसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार छोटी नदी है दक्षिण भारत की,
कावेरी और उसके बाद वैगई। ये क्रम है भाई साहब, लिख लीजिएगा, दिक्कत हो तो पूछिएगा, उसका उत्तर देंगे आपको। एक नदी है लूनी और दूसरी नदी है साबरमती। दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? दोनों नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं, अजमेर के पास से। अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं, अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, अलग अलग जो अरावली श्रृंखला तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसके अलग अलग पार्ट से निकलती हैं। ठीक है, लूनी और साबरमती नदियां दोनों कहां पे बहती हैं? मरुस्थल वाले हिस्से में बहती हैं, और मरुस्थल वाले हिस्से से बहकर साबरमती तो गुजरात में जाती है। अहमदाबाद में आप जानते ही हैं कौन सा शहर स्थित है साबरमती नदी के तट पर? अहमदाबाद शहर स्थित है। और साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम भी है जिसकी स्थापना गांधी जी ने कब करी? 1915 में। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत भी है गांधी जी के लिए, क्योंकि गांधी जी पूरे आंदोलन को, पूरे देश की आजादी के लिए लड़े 1947-48 तक। कब से? 1915 से, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। तो ये इधर जाकर के कहां गिर जाती है? फिर अरब सागर में। लेकिन लूनी नदी कच्छ के रण में चली जाती है, राजस्थान से बहकर के कहां जाती है? कच्छ के रण में, और यहां जाके क्या हो जाती है? विलुप्त। एकमात्र नदी है जो भारत की कैसी हो जाती है? अदृश्य या विलुप्त। तो मरुस्थल में बहती है, यह लिख लेना, राजस्थान में बहती है सबसे पहले, उसके बाद वो जाती है। ठीक है, भारत में प्रश्न आता है कि उष्ण कटिबंधीय है, टेंशन मत लेना। उष्ण का मतलब है जो गर्म हिस्सों में, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, उन हिस्सों में जो वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क, शुष्क शब्द आ गया। पर्णपाती, ये वनों का नाम है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। आप इसी को याद रखना, शुष्क पर्णपाती को। अगर जे कठिन सो लगे रहो शब्द तो याद रखना, शुष्क पर्णपाती। ठीक है, जिन वृक्षों से समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से पत्ते झड़ते हैं, पर्णपाती उस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये वाले वन। आपसे पूछा जाए कि भैया भारत में कौन सी प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कहां पाए जाते हैं, तो चलो कबू तो उन्हें दिखाएंगे कहां पाए जाते हैं। दिक्कत कहां आ रही है? कोई समस्या तो ना? ये पाए जाते हैं मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों से लेकर के, जहां जहां गंगा जी बह रही है मध्य क्षेत्रों में, मतलब उत्तर प्रदेश भी आएगा उसमें, बिहार भी आ जाएगा, उसके अलावा झारखंड भी आ जाएगा। इन हिस्सों से लेकर के यहां तो ये वन पाए जाते हैं इन राज्यों में, यहां से लेकर के ये दक्षिण भारत में, दक्कन के पठार में बहुत बड़ी मात्रा पे पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं दक्षिण भारत में? मध्य गंगा के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण भारत तक पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जो कि भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है इन वनों का। वन बोले तो जंगल, जंगल बोले तो पेड़ पौधों का सबसे ज्यादा विस्तार है। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण है कुछ पेड़, जैसे सागौन, वांस, चंदन, नीम। दोबारा सुनो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में उदाहरण लिख लो कौन कौन से पेड़ आते हैं। सागौन का वृक्ष इसी के अंतर्गत आता है, चंदन के वृक्ष इसी के अंतर्गत आते हैं, नीम का पौधा इसी के अंतर्गत आता है ना। इन वृक्षों को लिख लो, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती के वन है। और पीपल और साल के पौधे भी इसी में आते हैं, पीपल का वृक्ष भी इसी में और साल का वृक्ष भी इसी में। आई बात समझ में? फिर भी नहीं आई हो तो पूछिएगा, पॉइंट दोनों याद रखना बस। शुष्क पर्णपाती आपको मिलेगा और उत्तर लगाइए इंडिया में सबसे ज्यादा। देखो देवदार का पौधा आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये पश्चिमी हिमालय में, पश्चिम के हिमालय वाले हिस्से में। सागौन का पौधा सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और सिनकोना सबसे ज्यादा पाया जाता है मेघालय में। सिनकोना वो पौधा है, वो वृक्ष है, कौन सा? सिनकोना, जिससे मलेरिया की जो बीमारी होती है, बुखार आता है, उसका इलाज होता है इसकी छाल से, सिनकोना की छाल से। भारत में सबसे ज्यादा मेघालय में पाया जाता है सिनकोना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। और सागौन एमपी में सबसे ज्यादा ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं सागौन के, और देवदार पाया जाता है पश्चिमी हिमालय, मतलब हिमालय के पश्चिम वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लेना सभी को। ये बिल्कुल आपकी डिक्टो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चर्चा कर रहा हूं इस क्लास में भाई साहब, और भी चर्चा करेंगे आपके पेपर में, अभी बहुत टाइम है, आप चिंता मत करो। शांति तेजा क्लास से पढ़ो, बिल्कुल घोंट के पी जाओ और चदरा उड़ के सो जाओ। ठीक, अगला, भारत का प्रसिद्ध खनिज तंत्र कौन सा है? धारवाड़ की चट्टान। भारत में सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं भारत में? प्रश्न आता है कि ओवरऑल बताइए, भूगोल में, ज्योग्राफी में, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, या खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है, या खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत अमीर है, पैसे वाला, धनवान है। मतलब इस शब्द को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं कई बार, धनी चट्टाने हैं सबसे ज्यादा खनिजों के लिए। तो उत्तर लगाइएगा और रट लीजिएगा और दिमाग में छाप लीजिएगा, धारवाड़ की चट्टाने हैं। कौन सी चट्टाने हैं? धारवाड़ की। अब धारवाड़ की चट्टाने, माफ कीजिए, चट्टानों का विस्तार कहां पे है? दक्षिण भारत में है, ब्रैकेट में लिख लेना। और दक्षिण भारत में भी सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में इनका विस्तार है। कौन से राज्य में? कर्नाटक में सबसे ज्यादा खनिज इसी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं।
सबसे धनी चट्टान है भारत की धारवाड़ की चट्टान है, नोट कर लेना, छाप लेना। भारत में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन और बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। सबसे ज्यादा लोहा और सबसे ज्यादा बॉक्साइट नामक जो खनिज है वो कहाँ होते हैं? उड़ीसा में। पेट के सिलेबस में ये लिखा है, सिलेबस में यूपी SSS आयोग के द्वारा खनिज संसाधन आपको पढ़ने, लेकिन भारत में ही पढ़ने, ठीक है। तो मैं इंडिया में डिस्कस कर रहा हूँ, विश्व के भी बता देंगे आपको, लेकिन इंडिया में डिस्कस कर रहे हैं। तो लोहा और बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम होता है बॉक्साइट का अयस्क, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। और लोहा चूंकि 4 प्रकार का पाया जाता है भारत में, इससे पहले कर्नाटक में पाया जाता था ये। देखो जस्ता आता है कई बार कि जस्ता कहां पे पाया जाता है सबसे ज्यादा? तांबे का भंडार कहां पे सबसे ज्यादा? चांदी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सीसा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये 4 मैंने खनिजों के नाम लिखे हैं आपके सामने, और चारों का उत्पादन राजस्थान करता है सबसे ज्यादा। लिख लेना, एक ही लाइन में आंसर है आपका राजस्थान। जस्ता सबसे ज्यादा अगर आ जाए तो राजस्थान लगाइए। उदयपुर में होता है जस्ता, कहां पे होता है? उदयपुर से निकाला जाता है सबसे ज्यादा। तांबा झुंझुनू जिले से, खेतड़ी की खान है बहुत फेमस भारत की, झुंझुनू जिले से, ठीक है। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। और चित्तौड़गढ़ तो आपने सुना ही होगा, चित्तौड़गढ़ सुना ही होगा आपने, वो पढ़ाया है मुगल साम्राज्य में हमने, है ना। कितने अभियान चले थे, अलग अलग शासकों के अभियान थे। अकबर की बात करें या शाहजहां की बात करें या और पहले शासकों की, उन्होंने अभियान चलाए थे मेवाड़ के लिए। तो चित्तौड़गढ़ में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन, और उसके अलावा उदयपुर में भी चांदी का उत्पादन होता है राजस्थान में। सीसा और जस्ता दोनों मिश्रित रूप से एक ही खान से निकलते हैं। चांदी भी मिश्रित रूप से पाई जाती है, वैसे तो बाहर निकाल के अलग अलग करते हैं। मैं आप बताऊं, जब ये खान से निकाले जाते हैं तो खान से तो ये मिश्र धातु के रूप में निकलते हैं बहुत सारी खनिज, जैसे सीसा, जस्ता और चांदी, ये मिश्र रूप से निकलती हैं तीनों। इनको बाहर निकाल के अलग अलग किया जाता है, ठीक है, अलग अलग मेथडों के माध्यम से। तो सीसा और जस्ता भी कहां पे? राजस्थान में भीलवाड़ा से और उदयपुर से निकाले जाते हैं। भीलवाड़ा भी फेमस है राजस्थान का इसके लिए। आपसे इतना जिला तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कोई खान जैसे खेतड़ी की खान है वो तो आपको याद रखनी है, कॉपर के लिए, तांबे के लिए। लेकिन राज्य याद करना है। राज्य कौन सा आएगा भैया? राजस्थान आएगा। सबसे ज्यादा उत्पादन इनका राजस्थान में होता है। टिन का एकमात्र राज्य जो उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ राज्य टिन का उत्पादन करता है, ठीक है। और एक पठार लिखा है हमने, दंडकारण्य का पठार, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। दंडकारण्य का पठार कहां पे स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, जिससे सीमा लग रही है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की सीमा लग रही है जहां पठार थे, और जो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। और पठार का नाम है दंडकारण्य का पठार। और भगवान श्री राम वनवास के समय में इस पठार के हिस्से पे भी गए थे, यहाँ का भी उल्लेख है रामायण में, ठीक है। मेहनत करते रहो, फल अवश्य मिलेगा, ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। विपरीत परिस्थितियों से आपको घबराना नहीं है। क्यों सुदामा? सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां यदि हम देखेंगे जिन्हें हम अपने आदर्श मानते हैं, तो भगवान श्री राम से ज्यादा विपरीत परिस्थितियां शायद ही किसी के जीवन में आई होंगी। जिन्हें एक राजकाज मिलना था, एक राजकाज के जो सबसे बड़ा राजकाज था उस समय का, विश्व का इतना बड़ा राजकाज उन्हें मिलना था, अयोध्या का राजकाज मिलना था, अवध का राजकाज मिलना था, तो उन्होंने राजकाज को त्यागा और वनवास जाने को उन्होंने चुना। चाहते तो वो राजकाज को भी अपना सकते थे और राजा बनकर के शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विपरीत, उन्होंने नीतिगत फैसला लिया। नीति का मतलब है, नीति थी जनता की जो भावना थी, जो जनता, माफ कीजिए, जनता तो कह रही थी कि आपको वनवास नहीं जाना है, लेकिन जो वो अपने वचन के पक्के थे, रघुवंशी अपने वचन के पक्के थे, जो वचन उन्होंने एक बार कह दिया वो काम करना ही है। तो उन्होंने अपने वचन के हिसाब से कौन सा फैसला चुना? 14 साल वनवास का। और वनवास ने आपने, हम छोटे बड़े होते आ रहे हैं देखते हुए, पढ़ते हुए अपने शास्त्रों को, उनसे ज्यादा शायद विपरीत परिस्थिति नहीं रही होंगी। तो आप भगवान के रूप में तो पूजते ही हैं, पूजा पाठ हम करते हैं, लेकिन एक आदर्श के रूप में भी हम देख सकते हैं और देखना चाहिए भी, ठीक है। जब आप कभी हताश होते हैं तो इस तरीके की रामायण आपको पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आपको जीवन में करना चाहिए, ठीक है। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए आपको समय समय पर। आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी इन सारी चीजों से जीवन में अवश्य। तो चर्चा कर रहे हैं हम टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में, तो यहां से चर्चा कर दी हमने थोड़ी सी रामायण की। तो कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य करता है, कोयला आ जाए तो पेपर में। और भंडार सबसे ज्यादा कोयले का झारखंड में है। एशिया की सबसे बड़ी खान है झारखंड में, जिसका नाम है जरिया की खान। कौन सी खान है? जरिया की खान। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, और झारखंड अभ्रक का उत्पादन करता है। इसके अलावा राजस्थान में भी पाया जाता है।
लेकिन अभ्रक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है और इसके अलावा झारखंड में होता है, याद रखना। गोंडवाना की चट्टानें आ जाएं आपके पेपर में कभी, तो गोंडवाना की चट्टानें कोयला उत्पादन के लिए जानी जाती है। कोयले का 90% उत्पादन कहां होता है? 80-90%, 80 तो नहीं 90% जो कोयला निकलता है वो गोंडवाना की चट्टानों से निकलता है, गोंडवाना की चट्टानों से। और इन्हीं चट्टानों पर एक जनजाति, एक समुदाय रहता था, उसका नाम भी क्या पड़ गया? गोंड समुदाय, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और कहां पे रहती है? मध्य प्रदेश में, गोंड जनजाति। एक खनिज और पढ़ते हैं, मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू से क्या बनाया जाता है? थोरियम। थोरियम आ जाए या मोनाजाइट बालू आ जाए, उत्तर लगा देना केरल। मोनाजाइट बालू एक परमाणु खनिज है जो कि परमाणु संयंत्रों में थोरियम के रूप में लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य करता है, या मोनाजाइट बालू आ जाए तो केरल राज्य करता है। और कौन सा इलाका केरल का? मालाबार के समुद्री तट, जो कि अरब सागर से लगे हुए हैं बिल्कुल। इन मालाबार के समुद्री तटों में सबसे ज्यादा थोरियम और मोनाजाइट बालू पाई जाती है। ये थी क्लास आज की हमारी भारतीय भूगोल की क्लास। आपको कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और कोई सुझाव हो तो उसे भी दीजिए। आपके सुझावों की अवश्य हमें प्रतीक्षा रहती है और बहुत सारे बच्चे हमें देते भी हैं। हमारे जो भी पर्सनल नंबर हैं बच्चों के पास क्लासों को लेकर के, खासतौर पे अलग अलग सब्जेक्ट्सों को लेकर के, उनके जो एग्जाम आ रहे हैं उस हिसाब से, तो UPSSC पेट की, और इसके लिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बड़े से बड़े एग्जाम के लिए देख लीजिए आप इस क्लास को, और किसी छोटे से छोटे एग्जाम के लिए भी देख लीजिए इस क्लास को। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कंजूसी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें और जीवन में नम्रता और विनम्रता बनाए रखें और पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगली क्लास में हम भी आपको अवश्य मिलेंगे, आप चिंता ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं इस क्लास को। नमस्कार।